Good evening, student. I am Khushbu. Today I am here to teach you about the microbiology. एनजे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या है माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी में हम बात करने वाले हैं पहले इंट्रोडक्शन की। माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोडक्शन की बात करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड है वो आया कहाँ से। जो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड है वो 3 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट माइक्रो, then bio, then logy. What is the mean of micro? Micro means small. Okay, then what is the small? Small means a सूक्ष्म. ओके, देन सेकेंड वर्ड है हमारे पास में बायो. बायो मीन्स क्या होता है? बायो मतलब है जीवित, जिसको हम बोलते हैं लाइफ. एंड देन लॉजी. व्हाट इज लॉजी? लॉजी का मतलब होता है स्टडी. देन क्या मिला तीनों को मिला के? माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स. अब माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द वन थिंग. ठीक है, अब हम बात करेंगे माइक्रो मतलब स्मॉल, बायो मतलब क्या है? बायो मतलब होता है लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी. तो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द माइक्रोबायोलॉजी. अब माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने के लिए कुछ सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम हमारी नेकेड आइज या फिर विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स एंड ऑल एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे हैं लाइक एल्गी एंड ऑल. ठीक है, जब हम इन वायरसेस की या फिर हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहा जाता है, इनकी जब हम बात करें तब इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं कि ये कुछ डिजीज कंडीशन को कॉज करने के लिए सहायक होते हैं, या फिर डिजीज कॉज करने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये सहायक है या फिर कॉज के लिए कॉजेटिव एजेंट्स का काम करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इस माइक्रोबायोलॉजी को किस तरह से रेगुलेट करेंगे. इसके लिए ये कुछ अलग अलग तरह की ब्रांचेज होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. जब हम माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस की बात करते हैं तो इनकी जो ब्रांचेज हैं इसमें हम बोल सकते हैं ये फूड एजेंसी या फिर मेडिकल फील्ड्स के अंदर. मेडिकल फील्ड्स के अलावा अगर हम बात करें ये एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर वैक्सीनेशन, इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, इन सब चीज़ों के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण एक रोल होता है. जिसमें अब हमें सिर्फ इन ब्रांचेस में से एक ब्रांच का मेन काम है, वो है हमारे पास में मेडिकल ब्रांच. मेडिकल ब्रांच में अगर हम ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तब हम इन ये जो हमने अभी तक जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करी, इन्हीं के आधार पर हम इनके ब्रांचेस की भी बात करते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं ब्रांचेस इसके? ब्रांचेस, ब्रांचेस के अंदर हम बात करें, पहले हमने बैक्टीरिया, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात करी थी वो था हमारे पास में बैक्टीरिया. तो जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी. ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. सेकेंड वन की हम बात करते हैं वायरोलॉजी. वायरोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ वायरस. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. फिर हम बात करते हैं इसके अलावा कुछ और होते हैं, जैसे कि माइकोलॉजी. माइकोलॉजी मीन्स, माइको मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगस. इसके अलावा कुछ और स्टडीज इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, जैसे कि हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम किससे रिलेटेड है? डिजीज कंडीशन, डिफेंस मैकेनिज्म, जो भी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे. इसके बाद हो सकता है हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर जेनेटिक्स के बारे में. ठीक है, जीन्स क्या होती है, तो ये भी किसके अंदर आता है? ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इसके बाद हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस के बाद में
स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो हम क्यों पढ़ना है जीएनएम के अंदर, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इसका रोल होने वाला है। जब हम रोल की बात करते हैं या फिर हम स्कोप की बात करते हैं, तो फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी का मेन जो रीजन है पढ़ने का वो है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि जब तक हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पता होगा हम माइक्रोबायोलॉजी को नहीं पढ़ सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी के बारे में पढ़ने के लिए हमें ये जरूरी है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। इसके बाद है स्टडी ऑफ डिजीज पैटर्न। स्टडी ऑफ डिजीज पैटर्न का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीज पैटर्न का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर, पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से वो ग्रोथ कर रहा है, किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कहलाता है उसका पैटर्न। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, यानी कि जब हमें किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट की हम बात करते हैं, जब वो हमारे अंदर डिजीज कॉज करता है तो पर्टिकुलर एक सूक्ष्म जीव या फिर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका है डिजीज को कॉज करने का, और उन्हें पता लगाने का भी अलग अलग तरीका होता है। जब हमें पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होगा तभी हम उसकी डिजीज कंडीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जब तक आपको पता नहीं है कि जो डिजीज है वो किसकी वजह से कॉज हो रही है, उसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है, वो एक वायरस है, वो एक फंगाई है, तब तक आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज है या फिर कोई वायरस डिजीज है, वायरस डिजीज जैसे भी कोरोना वायरस आया, अगर हमें पता ही नहीं होता कि वो डिजीज एक वायरस की वजह से हो रही है तो क्या कर सकते थे? हम कुछ नहीं कर सकते थे। जब हमें पता चला कि वो वायरस की वजह से है तब उसका वैक्सीन निकाला गया जो किसके अगेंस्ट काम करता है? वायरस के अगेंस्ट काम करता है। अगर हमें पता होता कि वो डिजीज बैक्टीरिया से है तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर सकते थे, यूज कर सकते थे। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद है टू डिस्कवर द न्यू माइक्रोब्स। टू डिस्कवर द न्यू माइक्रोब्स मतलब कोई डिजीज कंडीशन आई जो पहले हुई थी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब जब वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई, जब उसका कोई नया पार्ट आया तब क्या करा हमने? हमें पता चला कि अपने जो बॉडी है उसके अंदर कोई नई तरह के फंगाई या बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज कंडीशन कॉज कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इंपॉर्टेंस ही क्या है माइक्रोबायोलॉजी की इन जीएनएम फर्स्ट ईयर, और हम बात कर सकते हैं नर्सिंग के अंदर। फर्स्ट हम बात करते हैं टू कंफर्म डायग्नोसिस। टू कंफर्म डायग्नोसिस, अभी मैंने आपको बताया जब अपन इसके बारे में पढ़ रहे थे कि किसी भी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आपका क्या पता होना जरूरी है कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। जब आपको वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट इनके बारे में नहीं पता है तो आप किसी भी डिजीज कंडीशन को बोल सकते हैं डिजीज कंडीशन को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर है टू डेवलप द वैक्सीन। जब आपको कोरोना वायरस या जो कोरोना डिजीज कंडीशन थी, अगर आपको पता ही नहीं होता कि वो किस वायरस की वजह से हुई है या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई है, तो आप उसका वैक्सीन भी नहीं बना सकते थे। इसका मतलब यही है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको क्या बोलता है? टेस्ट कराने के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपको उसका पर्टिकुलर कॉज नहीं पता है जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टू डिटेक्ट द न्यू पैथोजन। टू डिटेक्ट द न्यू पैथोजन मतलब जब आपको पता है बैक्टीरिया ऐसा दिखता है, वायरस ऐसा दिखता है, पैरासाइट ऐसा दिखता है, फंगाई ऐसी होती है, तभी आप उसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये डिजीज कंडीशन किस बैक्टीरिया या किस वायरस से हुई है, और आप उसको अगर कोई नया डेवलप हुआ है या आपको कोई नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तब भी आपको ये पता लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ फूड, एयर एंड वाटर। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास में प्रेजेंट है। जब हमको देखना हो हमारे आसपास की एयर प्योर है या नहीं, हम जो पानी पी रहे हैं वो प्योर है या नहीं, या फिर हम बात करें हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो जो एयर है वो प्योर है या नहीं, उसके लिए किसका जरूरी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता होना। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इनके बारे में जब हमें पता करना हो तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन बात करते हैं, जब अपन हिस्ट्री की बात करेंगे तब ये हिस्ट्री 3 टाइप से चलती है।
ठीक है। जब अपन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री बताने के लिए, माइक्रोबायोलॉजी को डेवलप करने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट, या हम बात कर सकते हैं बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट का हाथ है। ठीक है, इसको अपन 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। इसके अंदर अलग अलग पीरियड्स आए थे। फर्स्ट आया था अपने पास में अर्ली पीरियड, सेकेंड आया था अपने पास में गोल्डन पीरियड, थर्ड आया था हमारे पास में मॉडर्न एरा। ठीक है, एरा। मॉडर्न एरा है इसके बाद में। जब अपन मॉडर्न एरा की बात करेंगे उससे पहले अपन बात करते हैं अर्ली पीरियड की। अर्ली पीरियड के अंदर जो हम एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बात करते हैं, उनका नाम है एंथनी वैन वॉन हुक। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं गोल्डन पीरियड की। जब अपन इसकी बात करेंगे लीवेन हुक की। ठीक है, एंटनी लीवेन हुक, इन्होंने क्या किया था, ये आए थे 1632 से लेके 1632 से लेके ये हमारे पास में आए थे 1723 के अंदर। ये इनकी बर्थ डेट है, ये इनकी डेथ रेट है। जब अपन इसकी बात करते हैं तब हम बात करेंगे कि जो ये साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था। इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं मैंने, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जब हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तब इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोप ऑल्सो। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, एंथनी वैन लिवन हुक ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, खुद से अपने आप होममेड एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनको देखने की कोशिश करी थी। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। फर्स्ट माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना शुरू किया था। इसके बाद में जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उसका उन्होंने एक नाम भी रखा था प्यारा सा, जिसका नाम है लिटिल एनिमल क्यूल्स। ठीक है, जिसके अंदर आप जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं गोल्डन एज माइक्रोबायोलॉजी की। जब हम गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, ये हमारे पास में स्टार्ट हुआ था 18 से। ठीक है, 1850 से लेके 1900 के अंदर। कब से स्टार्ट हुआ था, 1915 से लेके 1900 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर हम 2 तरह के माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में लुइस पास्चर, एंड सेकेंड है हमारे पास में रॉबर्ट कॉच। ठीक है, रॉबर्ट कॉच। जो हमारे पास में लुइस पास्चर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लुइस पास्चर जो है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अब आप बोलेंगे कि अपन ने पहले पढ़ा था फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिनका नाम क्या था, एंथनी वैन लिवनहुक। जब बात करते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की या फिर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की, तो वो कौन है, इनके लुइस पास्चर। इन्होंने क्या किया था, पास्चर से नाम याद कर लो। जब हम पास्चर की बात करते हैं तो जो मिल्क पास्चराइजेशन है उसके बारे में भी किसने बताया था, लुइस पास्चर ने बताया था। आपको इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कराने की बिल्कुल कोशिश करेंगे पूरी। इसके बाद में हम बात करते हैं ही डेवलप वैक्सीन ऑफ रेबिस एंड एंथ्रेक्स। क्या करा इन्होंने, वैक्सीन बनाने की कोशिश करी थी। अभी मैंने बताया, अपन ने इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइक्रोब्स के बारे में अगर जानकारी है तो आप उसका वैक्सीन और उसका ट्रीटमेंट भी बना सकते हैं। तो लुइस पास्चर ने यही करा था। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। साथ में इन्होंने पास्चराइजेशन के बारे में बताया था, कुछ वैक्सीन डेवलप किए थे लाइक एंथ्रेक्स का वैक्सीन, और वैक्सीन करा था रेबीज का, और कॉलेरा के बारे में भी इन्होंने कुछ जानकारियां दी थी। तो ये सारे काम किसके थे, लुइस पास्चर के। सेकंड जो पर्सन है रॉबर्ट कॉच, ये भी कब आए थे, गोल्डन पीरियड के अंदर आए थे। जब ये गोल्डन पीरियड के अंदर आए तब इन्होंने कुछ काम किए थे। जैसे कि बात करते हैं, इन्होंने भी कुछ विब्रियो कॉलेरा के बारे में बताया गया था। रॉबर्ट कॉच ने कॉच पॉस्टुलेट्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, कॉच
पॉस्टुलेट्स के बारे में बताया था। अब ये कॉच पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं? कॉच पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं? कॉज पॉस्टुलेट्स मतलब होता है कि इन्होंने आइडेंटिफाई डिजीज को किस तरह से किया जाता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिजीज को कॉज कर रहा है, ये कौन बताता है? किसने बताया था? रॉबर्ट कॉच ने बताया था। अब इन्होंने इस पोस्टुलेट्स को 4 चीज में डिवाइड कर दिया, वो हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इन्होंने और क्या क्या काम किए थे। इन्होंने टीबी के बारे में बताया था, टीबी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बताया था, और इन्होंने बताया था बैसिलस एंथ्रिक्स के बारे में, माइकोबैक्टीरियम के बारे में। एक और चीज है हैंगिंग ड्रॉप मेथड, वो भी किसने दिया था? रॉबर्ट कॉच ने। अब हम पढ़ेंगे हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्या होता है। हैंगिंग ड्रॉप मेथड, जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड है, ये मेथड काम में आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मोटिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किस तरह से मोटाइल है, मोटाइल मतलब उनका चलना फिरना, उनका मूवमेंट करना कहलाता है मोटिलिटी। तो इस मोटिलिटी को किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये रॉबर्ट कॉच है, ठीक है, इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट हम पढ़ेंगे 4 तरीकों से। फर्स्ट है एसोसिएशन, आप चाहें तो इसे नोट करते जाएं साथ साथ में, एसोसिएशन। सेकेंड हम बात करते हैं एसोसिएशन के बाद में आइसोलेशन। थर्ड बात करने वाले हैं आइसोलेशन के बाद में हम इनोकुलेशन। एंड देन फोर्थ बात करने वाले हैं हम री आइसोलेशन। अब ये है क्या वो सुनो। अपन पढ़ रहे थे गोल्डन एरा, गोल्डन एरा में अपन ने जो फर्स्ट थिंग पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था लुईस पाश्चर के बारे में, जिसे हम क्या बोल रहे थे, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर बोल रहे थे। इसके बाद में अपन ने बात करी, उन्होंने काफी और चीजों के बारे में बताया था, कुछ वैक्सीन्स के बारे में बताया, कुछ पॉस्चराइजेशन के बारे में बताया, और स्टरलाइजेशन के बारे में बताने वाले भी कौन थे, लुईस पाश्चर। ठीक है, इसके बाद में गोल्डन एरा के अंदर सेकंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं रॉबर्ट कॉच। ठीक है, ये जो रॉबर्ट कॉच है, इसको हमने क्या करा था, इन्होंने कुछ चीजों के बारे में बताया था, इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था कि किस तरह से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है और आप उसका कैसे पता लगा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया था। तो उसके लिए उन्होंने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स में फर्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। जैसे मानो किसी के जिस एरिया या जिस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वहीं पर ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। अपन बात करते हैं जैसे कि डायबिटिक फुट। ठीक है, जो डायबिटीज वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डिजीज कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होती जाती है, जिसमें उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन भी होने लगता है। इसका मतलब क्या है, स्पेशली जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर फुट वुंड पाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर वुंड हीलिंग डिले होने लगती है। अब जब उनके अंदर वुंड हीलिंग डिले होने लगती है तो क्या होगा, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगेंगे। ऐसे हम बात करते हैं टीबी की। जब हम बोलते हैं टीबी, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग थिंग्स में हो सकती है। जब हम बात करते हैं लंग टीबी की, ठीक है, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कहां पर प्रेजेंट होगा, लंग्स के अंदर, जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी हमें मिल सकता है देखने को। तो जब हम टेस्ट करेंगे उसका, तब उसके लिए किसका कल्चर लिया जाता है, स्पुटम का। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो वहां से एसोसिएटेड है। तो ये बोल रहा है जहां पर डिजीज कंडीशन हो रही है उसका एसोसिएशन कहां से होना चाहिए, उस पर्टिकुलर लोकेशन से होना चाहिए। समझ में आया, ताकि आप जब वहां से सैंपल लें पर्टिकुलर जगह से तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल देखने को मिल सके। ये तो हमने बात कर ली एसोसिएशन की, समझ में आया। एसोसिएशन मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट प्रेजेंट होना जरूरी है, ताकि हम वहां से उसको सैंपल के तौर पर कलेक्ट कर सकें। सेकेंड अपन बात करते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब ये मैंने बोला एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जो डिजीज कंडीशन जो बैक्टीरिया या वायरस कॉज कर रहा है वो वहां पर एसोसिएटेड पर्टिकुलर लोकेशन पर होना चाहिए। सेकंड है अपने पास में आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब जब मुझे उस चीज को डिटेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से बायोप्सी लेनी पड़ेगी, कुछ सैंपल लेने पड़ेंगे, तभी तो मैं उन सैंपल के बारे में टेस्ट कर पाऊंगी। तो उन सैंपल्स का टेस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, इन सैंपल का टेस्ट करने के लिए जरूरी सबसे ज्यादा जो होता है वो है
हम कहाँ से उस चीज को कलेक्ट कर रहे हैं, और जब हमें उसे कलेक्ट करना हो तो कलेक्ट करने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो है आइसोलेशन। यानी कि मानो यहाँ पे वुंड हो रखा है किसी के, और जब वुंड को वहां से हमें थोड़ा सा एक बायोप्सी चाहिए होती है। बायोप्सी क्या होता है, लिविंग थिंग्स में से एक छोटा सा टिश्यू को सेपरेट कर लेना और फिर उसको चेक करना, क्या कहलाता है, बायोप्सी। ऐसे ही अगर हमें कोई सिस्टम की कोई डिजीज कंडीशन है तो हम उसका वहां से पर्टिकुलर एक सैंपल लेते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट के लिए हम ब्लड सैंपल लिया, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस या कौन सी थिंग उसके अंदर प्रेजेंट है, आप उसे लेंगे और उसको चेक कराएंगे। जब आप उसे चेक कराएंगे तो वो क्या है, आइसोलेशन। इसका मतलब ऐसा नहीं जब पर्सन के अंदर वो ब्लड था तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर था, तब आपने जब उस ब्लड को निकाल लिया तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहलाता है आइसोलेशन, कि जब जो बैक्टीरिया पेशेंट के या पर्सन के ब्लड के अंदर जो डिजीज कॉज कर रहा था, वही जब आप उसका सैंपल लेंगे तो वो बाहर आकर भी आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर मिलेगा। ये क्या है, आइसोलेशन, अलग करना। इसके बाद है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब क्या है, जो डिजीज कंडीशन वो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कॉज कर रहा है, जब आप उसे बाहर निकाल के कल्चर में रखेंगे तो वो उसी तरह से उसको डेवलप होगा, या फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब क्या हो रहा है वहां पर, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब एक कल्चरल फॉर्म के अंदर आप उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो करना चाह रहे हैं, दैट इज इनोकुलेशन। रीआइसोलेशन, अब जो मैंने वहां पर बैक्टीरिया को ग्रो कराया है, अब मैं चाहती हूँ वापस से मैं उस बैक्टीरिया को निकालूं, किसी इन्वेंशन, किसी हम बाकी कोई रिसर्च करना चाहते हैं उस पे, या फिर किसी और पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर डालना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें कहलाती है री आइसोलेशन। यानी कि एक पर्सन वो एसोसिएटेड था उस पर्टिकुलर लोकेशन से, वो पर्टिकुलर लोकेशन से हमने उसको क्या करा, आइसोलेट करा, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, और जब अपन उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जब उसमें से सैंपल लेके वापस कहीं और आइसोलेट किया जाए, या वापस कहीं और हम अगर उसे डालना चाहें, तो वो उस पर्टिकुलर इफेक्ट को ही शो करेगा। ये जो था रॉबर्ट कॉच, उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए थे, तो ये 4 पोस्टुलेट्स थे। अगर ऐसा होता है तभी माना जाएगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज कॉज करने के अंदर प्रभावित है। ये तो बात हो गई रॉबर्ट कॉच की। ठीक है, अब इन्होंने और क्या बताया था, अपन बात करते हैं डेवलपमेंट टेक्निक्स की। जो अपन ने फोर्थ बात किया था जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न एरा या फिर डेवलपिंग टेक्निक्स। जब अपन डेवलपिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तब अपन यहाँ पर 3 पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है अपने पास में जोसेफ लिस्टर। कौन है, जोसेफ लिस्टर। ये पढ़ेंगे हम मॉडर्न एरा या फिर डेवलपिंग टेक्निक्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट अपन ने किसकी बात करी इसके अंदर, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया था। क्या करा था इन्होंने, एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया था। अपन इसके एग्जाम्पल में लिख लेना, कार्बोलिक सॉल्यूशन। इसके बारे में बताने वाले कौन थे, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, एंटीसेप्टिक सर्जरी मतलब आप जब भी कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं या इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम वहां पर स्टेराइल टेक्निक का यूज करते हैं। वहां जो सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं उन्हें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस बोला जाता है। तो उनके बारे में जो बताया गया था कि जितनी भी सर्जरी है वो स्टेराइल होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से एंटीसेप्टिक सर्जरीज होनी चाहिए, वो सारे को बताने वाले कौन थे, लिस्टर जोसेफ। ठीक है, इन्हें हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे हम इसे, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। इसके बाद में हम बात करते हैं अलेक्जेंडर। फर्स्ट हो गया अलेक्जेंडर, फर्स्ट है जोसेफ लिस्टर, सेकंड है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक को इन्वेंट किया था जिसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, फर्स्ट एंटीबायोटिक को डिटेक्ट किया था, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वेंट किया था, जिस खोज की थी इन्होंने, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कब की थी इन्होंने, 1928 के अंदर, 19
1928 में की थी। इसके बाद अपन बात करते हैं एडवर्ड जेनर की। किसकी बात करते हैं? एडवर्ड जेनर की। स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, वापस लिख देंगे आपके लिए स्पेलिंग्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग का इश्यूज नहीं है, जब आपको पीडीएफ देंगे तब आप उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। क्या किया था इन्होंने? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है उसका इन्वेंशन पता लगाया था, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं एडवर्ड जेनर की, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने क्या करा था? फर्स्ट वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स सबको पता है, जो स्मॉल पॉक्स एक डिजीज कंडीशन है जो किसकी वजह से कॉज होती है? वायरस की वजह से कॉज होती है। उसका जो वैक्सीन है उसके बारे में किसने बताया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। क्या करा था? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को इन्वेंट किया था। इसके बाद अपन बात करते हैं जो ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है ये कहाँ से आया था? जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है ये बताया था काउ पॉक्स से, यानी कि ये जो स्मॉल पॉक्स थे जो अब ये डिजीज कंडीशन नहीं है, इरेडिकेट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखने को मिली थी, हमें कहाँ देखने को मिली थी? काउ के अंदर, जिसको हम काउ पॉक्स के नाम से जानते हैं। तो पहली बार ये जब डिजीज देखी गई काउ के अंदर तो उस काउ की डेथ हो गई थी इस पॉक्स की वजह से। जब उस पॉक्स की डेथ हुई, जब उस काउ की डेथ हुई तब एडवर्ड जेनर ने क्या करा? उस डेथ काउ में से कुछ सैंपल लिए गए, उसका ब्लड सैंपल लिया और उसमें से उस वायरस को निकाला और एक वैक्सीन तैयार करा जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जिसका इन्वेंशन किया था एडवर्ड जेनर ने। तो ये आज हमने बात करी है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको प्रोवाइड कराने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी, और जो स्पेलिंग का इश्यूज है वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम में आपको ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।